चैप्टर 231 मांग। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन अचानक वो मेडिकल कैप्सूल फट गया जिसमें मैंने उसे रखा था। विस्फोट के कारण जेड के अंदर आग लग गई, लेकिन जेड के सुरक्षा तंत्र ने इसे तुरंत बुझा दिया। पर जब मैंने विपिन को खोजा तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। इलुसिया ने बीच बीच में गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे वो अभी भी उस घटना से सदमे में थी। फिर इलुसिया ने आगे कहा, मैं कॉकपिट में जाकर उसे खोजने ही वाली थी कि अचानक मुझे अपनी आत्मा में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी आत्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जैसे ही मेरी आत्मा घायल हुई, मैंने विपिन को वहां आते देखा और उसकी आभा अब भी रैंक के हंटर की थी। इलुसिया ने रुकते हुए कहा। सौम्या को यह सुनकर झटका लगा कि लायला की आत्मा घायल हो गई थी। आखिर किस प्रकार का स्किल एक रैंक के हंटर की आत्मा को तुरंत घायल कर सकता है? सौम्या ने सोचा और ध्यान से इलुसिया की बात सुनती रही। मुझे नहीं पता कि उसने खुद को गायब करने के लिए किस तरह का स्किल का इस्तेमाल किया या मेरी आत्मा को कैसे घायल किया, लेकिन बाहर आते ही उसने मुझ पर तुरंत हमला कर दिया। मेरी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए मैं ठीक से लड़ नहीं पाई। उसकी शक्ति भी रैंक के शुरुआती लेवल की थी, लेकिन उसने मेरी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुझे खत्म करने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मैंने सभी स्किल और एक जीवन रक्षक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। अंत में हमारी लड़ाई के कारण जेड बर्बाद हो गया, लेकिन किसी तरह मैं वहां से भागने में सफल रही। भागने के बाद मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन विपिन के पास एक ऐसा स्किल था जो उसे उड़ने में सक्षम बनाता था, भले ही वो बी रैंक का था। हवा में रहते हुए उसने एक और अजीब स्किल का इस्तेमाल किया और अचानक मेरे 80% से अधिक माना समाप्त हो गया। मुझे यकीन है कि ये एक अनोखा स्किल था जो लंबी दूरी से किसी का माना खत्म कर सकता है। अपनी आत्मा घायल होने और ज्यादातर माना खोने के बाद आखिरी में मैंने जान बचाने के लिए एक एस्केप स्क्रॉल का इस्तेमाल किया, जो मुझे कुछ समय पहले एक डंजन से मिला था। इलुसिया ने कहा और फिर रुक गई। इलुसिया की कहानी सुनकर सौम्या पूरी तरह हैरान थी। असल में विपिन भी इस बात पर थोड़ा चकित था कि इलुसिया ने इतनी अच्छी कहानी कैसे बनाई। उसने बस उसे थोड़ा बहुत बताया था कि क्या कहना है, और उसने अपनी तरफ से कहानी में काफी बात जोड़ दिया। वैसे ये कोई बुरी बात तो नहीं है, विपिन ने मूंगफली खाते हुए कहा। वो इस बात का पूरी तरह आनंद ले रहा था कि कैसे इलुसिया एक एस रैंक के हंटर को इतनी आसानी से बेवकूफ बना रही थी। लेकिन मेरी किस्मत बेहद खराब रही, क्योंकि जब मैंने टेलीपोर्ट करने के लिए एस्केप स्क्रॉल का इस्तेमाल किया तो मैं सीधे 2 ए रैंक राक्षसों के पास टेलीपोर्ट हो गई। मेरा माना पहले से ही खाली था और मेरी आत्मा घायल हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह मैं उनसे बचने में सफल रही, इलुसिया ने कहा। हालांकि मैं उनसे भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उनके हमलों से बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मेरा कवच पूरी तरह बर्बाद हो गया था और मैंने लड़ाई में अपनी तलवार भी खो दी, इलुसिया ने दांत पीसते हुए कहा, मानो अपने कवच और हथियार खोने के कारण फटने वाली हो। बड़ी मुश्किल से मैं जंगल के राक्षसों से बचते हुए शहर वापस आई। मैं उस आदमी विपिन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब मैं लौटी तो पाया कि उसने पहले ही हंटर्स ग्रुप को पूरी घटना के बारे में बता दिया था और उसे यह भी पता चल गया था कि डार्क गिल्ड ने उसको किडनैप किया था। सौभाग्य से जब मैंने उसको किडनैप किया तो मैंने अपने स्किल से अपना रूप बदल रखा था। अगर मैंने पहले ही एहतियात के तौर पर अपना रूप नहीं बदला होता तो शायद अब तक हंटर्स ग्रुप मुझे पकड़ चुका होता। इसके अलावा अब हंटर्स ग्रुप के लोग पूरे शहर में डार्क गिल्ड के सदस्यों की तलाश कर रहे हैं। मुझे इस समय शांत रहना होगा और कोई काम नहीं कर पाऊंगी, इलुसिया ने आखिरकार एक लंबी सांस भरते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी असली शक्ति को छिपा रहा होगा और असल में बी रैंक का हंटर है, सौम्या ने मन ही मन सोचा। उसे लायला की हालत की ज्यादा परवाह नहीं थी और वो ये निष्कर्ष पर पहुंची, शायद वो हमेशा से अपनी रैंक को छिपा रहा था। इससे अस्तित्व की मौत की गुत्थी भी सुलझती है। उसे भी शायद विपिन के अचानक हमले से मारा गया होगा, जैसे लायला को अचानक से दबोच लिया गया। इलुसिया की बातों को सुनने के बाद सौम्या को विपिन को पकड़ने में और भी अधिक इच्छा होने लगी। अब उसे यकीन हो चला था कि विपिन का शरीर साधारण नहीं है। उसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें इस समय कुछ नहीं करना है, इस मामले को मैं खुद संभालूंगी। और यकीन मानो मुझे नहीं पता था कि वो बी रैंक का हंटर है। कुछ देर बाद सौम्या ने चुप बैठी इलुसिया से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मौजूदा हालत में मुझसे कुछ भी करने को कहोगी और मैं कर दूंगी? इलुसिया ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो, लेकिन तुम्हारी गलत जानकारी के कारण मेरा जेट, तलवार, कवच और कई कीमती आर्टिफैक्ट बर्बाद हो गए।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई के लिए कुछ संतोषजनक भेजोगी, वरना भविष्य में मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत करना। विपिन ने चौंक कर इलूसिया की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इलूसिया सौम्या से बदले में कुछ मांगने की कोशिश भी करेगी। उसने तो उसे ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अगले ही पल उसने हौले से मुस्कुराते हुए उसे अंगूठा दिखाया। यह साफ था कि सौम्या से जो भी मिलेगा वो उसे ही सौंप देगी। इलूसिया की बात सुनकर सौम्या कुछ देर चुप रही। विपिन ने अपनी सांस थाम कर इंतजार किया और उम्मीद की कि सौम्या उसे कुछ अच्छा देने के लिए मान जाएगी। ठीक है, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे लिए एक नया कवच और एक नया हथियार भेज दूंगी। कुछ देर बाद सौम्या ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जो सहा है उसके लिए सिर्फ एक हथियार और कवच बहुत कम है? इलूसिया ने असहमति जताते हुए चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। मैं ये साफ कर दूं, लायला, भले ही जानकारी गलत थी, पर लक्ष्य तुम्हारे लेवल से नीचे था। उस समय सही फैसला न लेना तुम्हारी गलती थी। मैं तुम्हें कवच और हथियार इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैंने ही तुम्हें उसे पकड़ने को कहा था। इसलिए अपनी किस्मत को और मत आजमाओ, सौम्या ने ठंडी आवाज में कहा। सौम्या की बात सुनकर विपिन समझ गया कि अब उससे और कुछ हासिल नहीं हो सकता। उसने इलूसिया की ओर सिर हिला दिया। ठीक है, मैं अपने नए कवच और हथियार का इंतजार करूंगी। विपिन को सिर हिलाते देख इलूसिया ने जवाब दिया। इसके बाद सौम्या ने तुरंत संचार समाप्त कर दिया। यह मेरी उम्मीद से बेहतर हुआ। सौम्या के संचार समाप्त करते ही विपिन ने इलूसिया से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खलनायकों की तरह मुस्कुराए, जैसे अभी अभी अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। चैप्टर 232 एक नए डंजन में प्रवेश। अब मेरे पीछे केवल अच्छे लेवल के हंटर्स ही आएंगे, विपिन ने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। विपिन जानता था कि उसने डार्क गिल्ड को यह गलत जानकारी दी थी कि वो बी रैंक का हंटर है और ए रैंक के हंटर्स को भी घायल कर सकता है। इसलिए उसे यकीन था कि अब वे उसे पकड़ने के लिए ज्यादा ए रैंक या शायद A+ रैंक के हंटर भेजेंगे। विपिन को मालूम था कि यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल वो अकेले ए रैंक के हंटर्स का सामना नहीं कर सकता। अभी उसके पास केवल एक ए रैंक का शैडो अनडेड इलूसिया थी और वो एक्वाविले शहर में ही रुकेगी और उसके साथ वापस नहीं आएगी। लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया क्योंकि एक बार उसका प्राइम कोर ठीक हो गया तो वो अपने दोनों कोर की रैंक को आसानी से बढ़ा सकूंगा। जैसे ही उसका मोनार्च कोर मजबूत होगा, वो अधिक शैडो अनडेड को बुला सकेगा और उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसने योजना बनाई थी कि जो हंटर्स उसे पकड़ने आएंगे वो उन्हें शैडो अनडेड में बदल देगा। अगर विपिन सच में भविष्य में अच्छे लेवल के शैडो अनडेड की सेना बनाना चाहता था तो उसे अच्छे रैंक वाले हंटर्स का शिकार करना होगा। शैडो अनडेड अभी के लिए अधिक उपयोगी होंगे क्योंकि वे राक्षसों के विपरीत आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो बिना किसी कारण के इतने हंटर्स या शैडो अनडेड नहीं बना सकता था। विपिन जानता था कि वो कोई संत नहीं है और दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं करता, पर वो ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो बिना कारण के लोगों को मारेगा। लेकिन ये मामला पूरी तरह से अलग होगा अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से आएगा। और उसे शक था कि सौम्या निश्चित रूप से उसके पीछे किसी को भेजेगी। इससे उसे अच्छे लेवल के हंटर्स खोजने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद है वो मेरे पीछे किसी काम के हंटर को भेजेगी, विपिन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सोचा। अभी विपिन वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन की ओर जा रहा था। इलूसिया को सौम्या को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाए 2 दिन हो चुके थे। सौम्या को झूठी कहानी सुनाने के बाद विपिन ने उसे सीक्रेट हट गिल्ड में लौट जाने का आदेश दिया। वापस जाने के बाद इलूसिया ने गिल्ड मास्टर का कार्य बखूबी निभाया, बिना किसी समस्या के, क्योंकि उसके पास लायला की यादें थी और वो अपनी स्किल से ठीक उसी की तरह दिखने में सफल थी। इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। विपिन के शैडो सेंस के स्किल से वे जब चाहे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ये डंजन एक बी रैंक का है और केवल पौधों व पशु जैसे राक्षसों से भरा है। विपिन वहां एनर्जी डिवॉवर नाम की एक स्किल को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, जो कि एक पौधे जैसे राक्षस यूकलिप्टस के पास है। वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन व्हाइट लाइन गिल्ड के कंट्रोल में है, जो एक सिल्वर रैंक का गिल्ड है। रवाना होने से पहले विपिन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन में फिलहाल अंदर न जा रहा हो, ताकि वो वहां आसानी से जा सके। यदि कोई व्यक्ति डंजन के अंदर जा उसे साफ करता है तो उसे दूसरे लोगों द्वारा दोबारा इस्तेमाल में लाने में थोड़ा समय लग जाता है। विपिन इस बात से बेहद खुश था कि कुछ समय तक कोई भी इस डंजन में अंदर नहीं जाएगा, जिससे उसे बिना किसी इंतजार के अंदर जाने का मौका मिल सकेगा। एक बात तो मैं पूरी तरह भूल ही गया था।
आइस वर्ल्ड डंजन में मैंने आइस ट्रोल का शरीर उठा लिया था। सोच रहा हूं, क्या वहां कोई गड़बड़ हुई होगी? अचानक उस पुरानी याद को याद करते हुए विपिन मुस्कुरा उठा और हंसी को दबाना मुश्किल हो गया। फिर एक और ख्याल उसके मन में आया और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। अब मेरे शैडो स्टोरेज में काफी जगह हो गई है। मैं आराम से उन राक्षसों के शरीर को रख सकता हूं, जिन्हें मारूंगा और बाद में उन्हें बेचकर अतिरिक्त कमाई करूंगा। विपिन ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत ही वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन में मिलने वाले राक्षसों की लाशों को लूटने का मन बना लिया। वो जानता था कि एक बार राक्षसों की लाशें हासिल करने के बाद डंजन में जो भी अव्यवस्था हो, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण था। 3 घंटे बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन का गेट स्थित था। आइस वर्ल्ड डंजन की तरह यहां भी ऊंची दीवारें थी जो खास सामग्रियों से बनी थी। शहरों के भीतर ऐसी दीवारें आमतौर पर इसी उद्देश्य से बनाई जाती है ताकि डंजन से भागे हुए किसी भी राक्षस को शहर में जाने से पहले रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। टैक्सी का बिल चुकाने के बाद विपिन ऊंची दीवारों के एकमात्र गेट की ओर बढ़ा। गेट पर पहरा दे रहे 2 सी रैंक के हंटर थे जो अपने 30वें दशक के अंतिम पड़ाव पर दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये भी रैंक का डंजन था, इसलिए इसके लिए सी रैंक के अनुभवी हंटर ही तैनात थे, न कि निचले ई या एफ रैंक के नौसिखिए। विपिन को अपनी ओर आते देख दोनों गार्डों ने पहले भौहें ऊपर उठाई। क्या चाहिए तुम्हें? उनमें से एक सी रैंक के हंटर ने शक भरे लहजे में पूछा। उसकी नजरों में विपिन सिर्फ D+ रैंक का हंटर लग रहा था और ऐसे में उसका B रैंक के डंजन में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन के अंदर जाना चाहता हूं, विपिन ने शांत आवाज में जवाब दिया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा कार्ड निकाल। ये वो खास डंजन एक्सेस कार्ड था जो उसे प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिला था। विपिन ने कार्ड गार्ड की ओर बढ़ाया, जिसने उसे हैरान होते हुए अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें पता है ना, ये डंजन किस रैंक का है? गार्ड ने कार्ड को हाथ में पकड़े बिना विपिन की ओर देखा और सावधानी से पूछा। चिंता मत करो, मुझे सब पता है, विपिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ये जानते हुए कि गार्ड का सवाल कहां से आ रहा था। विपिन की बात सुनकर गार्ड ने आखिरी में कार्ड पर नजर डाली और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्कैनर निकालते हुए उसे स्कैन करने लगा। गार्ड ने कार्ड को स्कैन किया और एक आखिरी बार विपिन से पूछा, क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो? यह भी रैंक का डंजन है और बहुत मुसीबत वाला भी। हां, विपिन ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया। ठीक है, गार्ड ने कहा और स्कैनर पर एक बटन दबाते हुए सारी जानकारी दी। अब इस कार्ड का इस्तेमाल तुम 9 बार और कर सकते हो। उसने कार्ड विपिन को वापस देते हुए कहा। विपिन को पहले से ही पता था कि यह कार्ड कुल 10 बार ही काम करेगा, इसलिए गार्ड की बात पर उसने केवल सिर हिलाया और कार्ड की वापस ले लिया। गार्ड ने डंजन के गेट का दरवाजा खोला और नजर डाली कि विपिन कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पोर्टल की ओर बढ़ रहा था। आजकल के लड़के बहुत लापरवाह हो गए हैं, गार्ड ने हल्के से बड़बड़ाया और विपिन को दूर जाते हुए देख। कुछ ही देर में विपिन उस हरे रंग के चमकते पोर्टल के सामने आ खड़ा हुआ जो वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन के गेट के दरवाजे पर था। इस पोर्टल से निकलती ऊर्जा की लहरें आइस वर्ल्ड डंजन से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। विपिन ने खुद से बुदबुदाया और एक गहरी सांस ली। कुछ पलों के लिए उसने अपनी परछाई पर निगाह डाली और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लेकर आगे बढ़ गया, मानो उसे कोई डर ही न हो। चैप्टर 2 नेक्रोस की ताकत। डंजन में कदम रखते ही विपिन ने खुद को एक विशाल खुले जगह में पाया जहां पर एक ही 2 पेड़ खड़े थे और घास का हरा कालीन बिछा था। वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन भी एक शैडो किंगडम डंजन की तरह ही फर्श रहित थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, लगभग 10 गुना बड़ी। इस डंजन के अलग अलग जगहों में अलग अलग राक्षसों का घर था, जैसे यूकलिप्टस नाम का पौधे जैसा का राक्षस जिसे विपिन ढूंढने आया था, डंजन के पश्चिमी हिस्से में पाया जा सकता था। डंजन का पश्चिमी हिस्सा एक रेगिस्तान था, पूर्व में एक घना जंगल, उत्तर में दलदली इलाका और दक्षिण में एक पहाड़ी क्षेत्र था। इस डंजन को पूरी तरह साफ करने के लिए किसी को चारों दिशाओं में मौजूद जगह के आखिरी छोर तक पहुंचना पड़ता है। विपिन के लिए पश्चिम दिशा में रेगिस्तान पार कर उसकी सीमा तक पहुंचना जरूरी था, क्योंकि वहीं से वो बॉस रूम में अंदर जा सकेगा। बॉस को हराने के बाद ही ये डंजन पूरी तरह साफ मानी जाएगी, लेकिन पश्चिम की ओर जाने से पहले मुझे इनका सामना करना होगा। विपिन ने अपने सामने कुछ राक्षसों को देख बुदबुदाते हुए कहा। उसने अपनी आंखों को थोड़ा मिचमिचाया और एक्वा, नेक्रोस और बघीरा को अपने शैडो स्टोरेज से बाहर बुलाया। उसके सामने 4 B रैंक के राक्षस खड़े थे
उनमें से 2 वाइन क्रॉलर थे, 5 मीटर ऊंचे, गहरे हरे रंग के पेड़ जैसे राक्षस, जिनके शरीर से सैकड़ों लताएं झूल रही थी, और उनकी बीचों बीच चमकती 2 लाल आंखें उन्हें एक भयानक रूप दे रही थी। बाकी 2 राक्षस मोल्डेड थे, सड़े हुए काई के विशाल ढेर की तरह, जो अपने आसपास के पौधों को कंट्रोल कर सकते थे। जंगल जैसे वातावरण में ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते थे। दोनों मोल्डेड ने विपिन और उसके शैडो अनडेड को देखा और तुरंत उनके ओर झपट पड़े, जैसे उनकी उपस्थिति ने उन राक्षसों की जंगली प्यास को जगा दिया हो। एक ही पल में उन्होंने अपने आसपास के 150 मीटर के क्षेत्र की सभी वनस्पतियों पर कंट्रोल कर लिया हो। पेड़, बेले, घास, यहां तक कि जमीन की जड़ें भी अब उनके कंट्रोल में थी। आसपास के पेड़ जोर से हिलने लगे और उनकी शाखाओं से निकलने वाले पत्ते नुकीले ब्लेड की तरह विपिन और उसकी टीम की ओर लपकने लगे। जमीन के अंदर से भी जड़ें बाहर निकल आईं और उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश में फिसलने लगी, ताकि उनके कदम रुक जाए। वाइन क्रॉलर भी इस समय में चुप नहीं बैठे। उनके शरीर पर लिपटी हुई सैकड़ों बेलें एक झटके में जल उठीं और उनके अंदर से गहरे हरे रंग का धुआं निकलने लगा। दोनों वाइन क्रॉलर ने अपनी बेलों को कंट्रोल कर विपिन और उसके शैडो अनडेड और मोल्डेड की ओर हमला बोल दिया। सैकड़ों पत्तों के तीखे ब्लेड, जहरीली बेलें, जड़ें और घास की परतें विपिन की ओर तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन विपिन के चेहरे पर जरा भी डर या बेचैनी का भाव नहीं था। उन्हें जल्दी से खत्म करो, यह हमारा असली लक्ष्य नहीं है, विपिन ने अपने शैडो अनडेड को आदेश दिया। विपिन की बात सुनते ही एक्वा, नेक्रोज और बघीरा एक साथ आगे बढ़ गए। एक्वा की आंखों में चमकती बैंगनी लपटें हल्के नीले रंग में बदल गई और उसने खुद को और विपिन को पानी की एक ठोस बैरियर से ढक लिया, जिससे उनके हमलों से सुरक्षा हो सके। नेक्रोज भी आगे बढ़ा और उसने अपने शक्तिशाली बफ स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी शक्ति 100% तक बढ़ गई। यह स्किल किसी साधारण योद्धा के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक इसका उपयोग करने पर शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। मरने से पहले नेक्रोज भी इसी तरह से इस स्किल का उपयोग केवल आखिरी उपाय के रूप में करता था, क्योंकि इससे उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब नेक्रोज को किसी भी तरह के प्रभाव की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, चाहे उसका शरीर कितना ही घायल क्यों न हो जाए। विपिन अपनी इच्छा से उसे तुरंत ठीक कर सकता है। नेक्रोज की काली त्वचा से लाल रंग का धुआं निकलने लगा और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसने दोनों हाथों से लकड़ी के डंडे को थामा, जिससे उसकी नसें उभर आई, और उसने अपने एक दूसरे स्किल उल्कापिंड मुट्ठी का प्रयोग किया। लेकिन अपनी मुट्ठी में ताकत एक जगह करने के बजाय नेक्रोस ने अपनी ताकत को लकड़ी के डंडे में भेज दिया और उसे चारों ओर घुमाया। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ तेज धमाका हुआ। नेक्रोस के चारों ओर कई मीटर तक जमीन बिखर गई और हरियाली, घास और जड़ें ध्वनि तरंगों से टूटकर बिखर गई। वाइन क्रॉलर की जहरीली तने सहित सारे पत्ते उड़ गए और जिन पेड़ों पर मोल्डेड का कंट्रोल था वे उखड़कर बिखर गए। विपिन को ढकने वाला पानी का बैरियर भी इस धमाके से कांप उठा और एक्वा ने इसे और भी मजबूत करने के लिए अपने माना को बढ़ाया। सिर्फ एक ही हमले से नेक्रोस ने वाइन क्रॉलर और मोल्डेड के हमलों का समाधान कर दिया। नेक्रोस के हमले की जबरदस्त शक्ति को देखकर विपिन ने सोचा, अगर नेक्रोस घायल न हुआ होता तो मुझे यकीन है कि एक्वा उसे कभी नहीं हरा पाता। नेक्रोस ने तो सभी हमलों को बर्बाद कर दिया, लेकिन हमले का प्रभाव उतना खास नहीं था। मरने से पहले बघीरा भी एक शैडो टाइप तेंदुआ था, जिसके पास शैडो से जुड़े कई खास स्किल थे। अब शैडो अनडेड में बदलने के बाद शैडो एनर्जी के प्रभाव से उसके सभी स्किल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे। जब विपिन ने शैडो एनर्जी का उपयोग करके उसे अनडेड में बदल दिया, तो उसके सभी शैडो से जुड़े स्किल की ताकत में भारी बढ़त हुई थी। बघीरा ने अपने खास स्किल शैडो वैली का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही गायब हो गया। इस स्किल की मदद से वो चुपचाप एक वाइन क्रॉलर के पीछे दिखाई दिया और अपने स्किल शैडो क्लॉ का इस्तेमाल किया। बघीरा का पंजा इतनी तेजी से चमका जैसे दुनिया की सबसे धारदार तलवार हो। उसने वाइन क्रॉलर पर हमला किया, जिससे उसकी बेलों का सुरक्षा कवच तुरंत बर्बाद हो गया और गहरा हरा तरल बाहर निकल आया। वाइन क्रॉलर दर्द से चीखने लगा, लेकिन बघीरा ने अपनी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए बिना रुके 2 और वार उसी जगह पर कर दिए। वाइन क्रॉलर का शरीर लगभग 2 हिस्सों में बंट गया। हरा खून हर तरफ फैल गया और वाइन क्रॉलर दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही पहला वाइन क्रॉलर गिरा, दूसरे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी जहरीली बेलों का उपयोग करके बघीरा पर हमला किया।
लेकिन बघीरा ने फिर से शैडो वैली का उपयोग किया और अपनी जगह से गायब हो गया। एक तेज धमाके की आवाज गूंजी। नेक्रोस, जिसने पहले ही बाकी राक्षसों के हमलों को हल कर दिया था, अपनी राक्षसी ताकत का उपयोग करते हुए हवा में उछल गया, जिससे नीचे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया था। और वाइन क्रॉलर ने ऊपर देखा। आसमान से एक बड़ी आंख वाला राक्षस हाथ में एक पेड़ के डंडे जैसा भारी हथियार लिए उसकी ओर आ रहा था। विपिन ने महसूस किया कि पूरे डंजन का फर्श हिल गया है। आसमान में धूल का विशाल बादल उठ रहा था। टूटे हुए जमीन के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और लगभग 200 मीटर की जगह में सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। नेक्रोस की लापरवाही और विनाशकारी अंदाज को देखकर विपिन के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आया, भयानक। धूल का बादल धीरे धीरे छंटने लगा और जैसे ही नजारा साफ हुआ, विपिन ने देखा कि नेक्रोस के हमले ने वाइन क्रॉलर को मांस के पेस्ट में बदल दिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा नेक्रोस की हालत थी। उसका एक हाथ गायब था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से घायल था। नेक्रोस के हमले की ताकत इतनी अधिक थी कि बघीरा द्वारा घायल किया गया दूसरा वाइन क्रॉलर भी अपनी जान गंवा बैठा। उसी समय एक्वा ने उनके चारों ओर बना पानी का बैरियर हटा दी और सीधे मोल्डेड में से एक पर पानी की तोप का हमला किया। मोल्डेड, जो केवल सड़े हुए मॉस का ढेर था, उसकी रक्षा काफी कमजोर थी। एक ही हमले में एक्वा ने मोल्डेड को खत्म कर दिया। बघीरा, जो पहले गायब हो चुका था, अचानक आखिरी मोल्डेड के पीछे दिखाई दिया। उसने बिना कोई मौका दिए शैडो क्लॉ का इस्तेमाल किया और उसे खत्म कर दिया। जैसे ही आखिरी मोल्डेड का शरीर गायब हुआ, उससे एक गहरे हरे रंग का बी रैंक का कोर जमीन पर गिर पड़ा। विपिन ने कोर की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें केवल नेक्रोस पर थी, जो अपनी सीमा से परे शक्ति का उपयोग करने के कारण बुरी तरह घायल हो चुका था। हालांकि उसका शरीर बुरी तरह से घायल था, पर नेक्रोस के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसने इस लड़ाई का आनंद लिया हो। ऐसा शरीर होना जो पूरी तरह नष्ट न हो सके, वास्तव में एक बड़ी ताकत है, विपिन ने सोचा और तेजी से नेक्रोस की ओर बढ़ा। चैप्टर 264 स्किल अपग्रेड। विपिन ने नेक्रोस के पास पहुंचते ही देखा कि उसका एक हाथ गायब था और शरीर बुरी तरह घायल था। नेक्रोस ने विपिन को देखा और तुरंत शक्ति बस का इस्तेमाल बंद कर दिया। उसके शरीर से निकल रही लाल आभा भी शांत हो गई। चलो देखते हैं, विपिन ने हल्के आवाज में कहा और अपने माना की शक्ति से नेक्रोस को ठीक करना शुरू कर दिया। मोनार्च कोर से निकलने वाला माना ऊर्जा ने नेक्रोस के घायल शरीर को घेर लिया। विपिन ने देखा कि उसके जख्म साफ आंखों से दिखाई देने वाली गति से भरने लगे। महज 3 सेकंड के अंदर नेक्रोस पूरी तरह से ठीक हो गया। इतनी जल्दी? विपिन ने हैरानी और राहत के मिलेजुले भाव के साथ खुद से कहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नेक्रोस को ठीक करने में उसकी अपेक्षा से कम माना ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ था। माना का इस्तेमाल उम्मीद से कम रहा। विपिन ने सोचा और चैन की सांस ली। उसे अब यह भरोसा हो गया कि अगर दूसरे शैडो अनडेड को भी ठीक करना पड़े तो यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। पहले तो विपिन ने सोचा था कि नेक्रोस को डांट लगाए कि वो इतनी लापरवाही न करे, लेकिन अब ये देखते हुए कि उसे नेक्रोस को ठीक करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी, उसने चुप रहना ही ठीक समझा। नेक्रोस ने पूरी तरह से ठीक होते ही एक्वा की ओर देखा और अपनी खास मुस्कान दिखाई। ये मुस्कान किसी को भी बता सकती थी कि नेक्रोस साफ साफ एक्वा को चुनौती दे रहा था। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। विपिन ने दोनों ताकत के दीवाने नेक्रोस और एक्वा को नजरअंदाज कर दिया और बघीरा की ओर बढ़ा, जो ज्यादा समझदारी से काम कर रहा था। बघीरा पहले ही मोल्डेड से गिरा बी रैंक का कोर उठा चुका था और बाकी 3 राक्षसों के शरीर की भी जांच कर चुका था। बघीरा ने बाकी 3 राक्षसों के शरीरों की जांच की, लेकिन उसमें कोई कोर नहीं मिला। अच्छा काम, बघीरा, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उसने बघीरा से भी रैंक का कोर लिया और उसे सुरक्षित रख दिया। विपिन का प्राइम कोर अभी भी क्षतिग्रस्त था, इसलिए वो फिलहाल किसी भी कोर को सोख नहीं सकता था। हालांकि उसने पहले कई यूकेलिप्टस राक्षसों के कोर इकट्ठे किए थे जो ऊर्जा सोखने स्किल से भरे थे। वो अभी इन कोर को उपयोग में नहीं ला सकता था और उनके स्किल प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन विपिन को इस बात की चिंता नहीं थी। अभी नहीं तो बाद में सही, उसने सोचा। विपिन ने योजना बनाई कि जब तक उसका प्राइम कोर ठीक न हो जाए, वो जितने हो सके उतने यूकेलिप्टस राक्षसों के कोर इकट्ठा करेगा। एक बार ठीक होने के बाद वो इन सभी को सोख लेगा।
और अगर भविष्य में उसने सभी कोर्स सोखने के बाद भी स्किल हासिल नहीं किया तो वो बस इलुसिया को आदेश देगा कि गिल्ड से एक टीम बनाओ और वाइल्ड्स डंजन में भेजे ताकि और कोर हासिल किए जा सके। बघीरा ने हल्की घुरघुराहट की और खुशी से अपना सिर विपिन के हाथों पर रगड़ दिया। विपिन ने उसकी हरकत देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें शैडो अनडेड में बदलने के बाद कुछ खास महसूस हुआ है? मुझे लग रहा था कि तुम्हारी शैडो वैली और शैडो क्लॉ स्किल्स साधारण से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। वाइन क्रॉलर भी एक बी रैंक का राक्षस था और उसकी रक्षात्मक क्षमता औसत से बेहतर थी, लेकिन बघीरा ने केवल शैडो क्लॉ जैसे बुनियादी स्किल का उपयोग करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। यह साधारण से अलग था। गुर, बघीरा ने अपना सिर हिलाते हुए कुछ कहा, मानो विपिन की बात का जवाब दे रहा हो। तो तुम्हें कुछ नया नहीं मिला, लेकिन शैडो अनडेड में बदलने के बाद तुम्हारे स्किल ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। विपिन ने बघीरा की बात सुनने के बाद हल्की हैरानी के साथ कहा। एक पल के लिए विपिन भ्रमित हो गया, क्योंकि नेक्रोस और बाकी शैडो अनडेड के स्किल में कोई बदलाव नहीं हुआ था। उनकी ताकत तो बढ़ी थी, लेकिन उनके स्किल पहले जैसे ही थे। फिर बघीरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने सोचा, लेकिन उसे इस स्थिति को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। बघीरा एक शैडो टाइप तेंदुआ था और उसके अधिकतर स्किल पहले से ही शैडो से जुड़े हुए थे। जब मैंने उसे शैडो अनडेड में बदला तो शैडो एनर्जी के प्रभाव से उसके शैडो से संबंधित स्किल की ताकत बढ़ गई होगी। विपिन ने सोचा और इसे एक अच्छा जवाब पाया। जैसे ही उसने ये सोचा, एक और विचार उसके दिमाग में आया। जब मैं सी रैंक पर पहुंचा तो मेरी शैडो स्टोरेज स्किल भी अपग्रेड हुई थी। क्या यह संभव है कि मेरे दूसरे शैडो से जुड़े स्किल्स पर भी असर पड़ा हो? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। विपिन ने तुरंत अपनी स्टेट्स विंडो खोली ताकि अपने स्किल की जानकारी को देखा। सबसे पहले उसने डायमेंशनल शैडो बुलेट की जांच की। जैसा उसने सोचा था, यह स्किल भी अपग्रेड हो गया था। अब मेरी शैडो बुलेट की दूरी 20 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है। मैं अपने चारों ओर के 50 मीटर के दायरे में छाया का इस्तेमाल करके बुलेट फायर कर सकता हूं। बुलेट की संख्या भी 5 से बढ़कर 6 हो गई है और अंधेपन का प्रभाव सक्रिय होने की संभावना 5% से बढ़कर 8% हो गई है। यह अपग्रेड शानदार है, विपिन ने सोचा, लेकिन वो यही नहीं रुका। डायमेंशनल शैडो बुलेट को देखने के बाद उसने आइस चेन स्किल की जांच की। हालांकि वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। विंड मैनिपुलेशन स्किल की जानकारी भी पहले जैसा ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मेरा अंदाजा सही था, केवल शैडो से संबंधित स्किल ही अपग्रेड हुए हैं, विपिन ने खुद से कहा और शैडो वॉक की जानकारी को देखने लगा। हालांकि शैडो वॉक स्किल की जानकारी में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन विपिन को पता था कि इस स्किल का स्टील्थ इफेक्ट पहले से कहीं बेहतर हो गया है। मुझे भविष्य में कुछ शैडो कोर इकट्ठा करने चाहिए और उनसे स्किल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वे शैडो एनर्जी की वजह से अपग्रेड हो जाए, विपिन ने सोचा और फिर बघीरा के पीछे जाकर बैठ गया। मोल्डेड और वाइन क्रॉलर्स की लाश को इकट्ठा करने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिरकार नेक्रोस ने दोनों वाइन क्रॉलर्स को मांस के पेस्ट में बदल दिया था और मोल्डेड सिर्फ सड़े हुए मॉस का एक ढेर था। चलो बघीरा, विपिन ने बघीरा के सिर पर हल्की थपकी दी और उसे पश्चिम दिशा में बढ़ने का संकेत दिया। वहां रेगिस्तान था और वही यूकेलिप्टस फूल पाए जा सकते थे। पहली बार शैडो अनडेड बनने के बाद बघीरा ने जोरदार दहाड़ लगाई और तेजी से रेगिस्तान की ओर दौड़ने लगा। पीछे अक्वा और नेक्रोस, जो अब तक बहस में उलझे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि विपिन बघीरा की पीठ पर सवार होकर वहां से जा रहा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना एक भी शब्द कहे अपनी बहस बंद कर दी। फिर वे भी तेजी से बघीरा के पीछे दौड़ पड़े। चैप्टर 235 रेत का सांप। आखिरकार हम यहां पहुंच गए, विपिन ने तेज धूप के कारण अपनी आंखों को हल्का सिकोड़ते हुए कहा। फिलहाल वो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और अपने सामने फैले अनंत रेगिस्तान को देख रहा था। 10 घंटे से भी लंबी यात्रा के बाद विपिन ने आखिरकार अपने गंतव्य पर कदम रखा। यात्रा के दौरान उसे कई बी और बी प्लस रैंक के राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे विपिन और उसके शैडो अनडेड के सामने टिक नहीं सके। नतीजतन उसने उनसे कुछ कोर इकट्ठा कर लिए। विपिन को इस बात से भी खुशी हुई कि उसके शैडो अनडेड थकान महसूस नहीं करते और उनकी सहन शक्ति असीमित थी। पूरे रास्ते बिना रुके चलते हुए भी वे अब भी अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थे। अगर वो यहां अकेला आता तो उसे पहुंचने में कम से कम 1 दिन लग जाता, लेकिन बघीरा, जो बिना थके लगातार दौड़ सकता था, उसकी वजह से उसने ये यात्रा बहुत जल्दी पूरी कर ली। इस डंजन के बारे में मैंने जो पढ़ा है, उसके अनुसार
रेगिस्तान के अंदर कहीं एक गुफा है जहां यूकेलिप्टस राक्षस रहते हैं। इंटरनेट पर इसे खतरनाक बताया गया है और कहा गया है कि उनकी गुफा से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और उनसे निपटना मुश्किल है, विपिन ने कहा और बघीरा के सिर पर हल्की थपकी दी, संकेत देते हुए कि वे आगे बढ़े। लेकिन मेरे लिए ये और भी अच्छा है। अगर वहां सैकड़ों यूकेलिप्टस राक्षस हैं, तो मुझे अपनी जरूरत के स्किल को हासिल करने के लिए पर्याप्त कोर इकट्ठा करने की चिंता नहीं होगी। बघीरा 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। जैसे ही विपिन ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया, उसने बिना किसी झिझक के कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एक वाटर स्लाइड दिखाई दिया जो पहाड़ी के नीचे तक जा रही थी। बघीरा तेजी से फिसलने लगा और कुछ ही सेकंड में पहाड़ी के तल पर पहुंच गया। नेक्रोस और एक्वा ने भी उसका पीछा किया। उन्होंने भी वाटर स्लाइड का इस्तेमाल करके नीचे तक जाना शुरू किया। नीचे पहुंचने के बाद एक्वा ने अपनी जल तत्व की शक्ति का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और वाटर स्लाइड गायब हो गई। जैसे ही विपिन ने बघीरा की पीठ से उतरकर रेत पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, रेगिस्तान में जाते ही तापमान बढ़ने लगता है, विपिन ने अपने आसपास की गर्मी महसूस करते हुए कहा। रेगिस्तान का तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हालांकि यह अत्यधिक गर्म था, लेकिन विपिन के लिए, जिसके पास एक अच्छी बॉडी फिजिक थी, इस गर्मी को सहना कोई बड़ी बात नहीं थी। अधिक तापमान ने उसे थोड़ा असहज जरूर किया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर गर्मी ज्यादा परेशान करने लगे तो मेरे पास एक्वा है, उससे एक छोटा सा पूल बनवाना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, विपिन ने सोचा और खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उसके पास ऐसा साथी था। चलो बघीरा, विपिन ने कहा। बघीरा, जो इस गर्मी से बिल्कुल बचा था, बिना रुके रेगिस्तान के अंदर बढ़ता चला गया। सावधानी बरतते हुए विपिन ने अपनी तलवार मेघास्त्र निकाली और विंड मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके वायु तत्व से खुद को घेर लिया। रेगिस्तान में पौधे जैसे राक्षसों के अलावा यहां कई खतरनाक प्राणी भी थे। इनमें रेत के सांप और रेगिस्तानी बिच्छू शामिल थे, जो रेत में पूरी तरह घुल मिल जाते थे और जमीन के अंदर रहकर अपने शिकार पर अचानक हमला करते हैं। विपिन ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसके चारों ओर की रेत हिलने लगी। बघीरा तुरंत सावधान हो गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। नेक्रोस और एक्वा, जो विपिन के पीछे चल रहे थे, कुछ दूरी पर रुक गए। अचानक विपिन के सामने की रेत उठने लगी और कुछ ही पलों में वहां एक छोटा सा बवंडर बन गया। बवंडर के अंदर रेत के कण इतनी तेजी से घूम रहे थे कि वे नुकीली सुइयों जैसे दिख रहे थे। फिर बिना किसी चेतावनी के बवंडर फट गया और नुकीली रेत के कण सभी दिशाओं में फैल गए। विपिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने सामने एक हवा बैरियर बना दिया, जिससे उसकी और बघीरा की ओर आने वाली नुकीली रेत वहीं रुक गई। जैसे ही रेत का बवंडर शांत हुआ, विपिन के सामने एक 5 मीटर लंबा सांप दिखाई दिया। उसके हल्के पीले शेल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी गहरी नारंगी आंखें खतरनाक तेजी से इधर उधर घूम रही थी। उसकी आभा साफ रूप से B+ रैंक की थी और उसके चमकीले पीले शेल उसे और भी डरावना बना रहे थे। रेत का सांप, विपिन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें सामने खड़े राक्षस पर टिक गई। सांप के दिखाई देते ही उसने हमला करने में देर नहीं की। अपना मुंह चौड़ा खोलते हुए उसने एक 5 मीटर चौड़ा रेत का भंवर विपिन और बघीरा की ओर फेंका, मानो उन्हें निगल जाने का मन रखता हो। बीच में मत आओ, विपिन ने एक्वा और नेक्रोस को शांत आवाज में आदेश दिया। दोनों तुरंत रुक गए, हालांकि वे अपने मास्टर पर हमला होते देख रेत के सांप पर झपटने ही वाले थे। विपिन की नजरें सांप के बनाए भंवर पर गड़ी थी। उसने तलवार के मुंह को कसकर पकड़ा। उसकी मेघास्त्र तलवार हवा के कणों से ढकी हुई हरे प्रकाश से चमक उठी। अगले ही पल उसने अपनी तलवार से आने वाले भंवर पर एक सीधा वार किया। जितनी हवा उसने तलवार पर इकट्ठा की थी, वो एक लंबी घातक धार में बदल गई, जो भंवर की ओर तेजी से बढ़ी। धड़ाम! रेत का भंवर और हवा की धार जबरदस्त ताकत से टकराए। टकराव से एक बड़ा रेत का तूफान बन गया और चारों ओर की रेत बेतहाशा उड़ने लगी। कुछ ही पलों में आसपास कई नए रेत के टीले बन गए। विपिन ने बघीरा की पीठ से छलांग लगाई। विंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी ओर आती अराजक हवाओं और रेत के कणों को रोका और सांप की ओर तेजी से बढ़ा। हिस! रेत का सांप गुस्से में फुफकारा जब उसने देखा कि विपिन सीधा उसकी ओर आ रहा है। अचानक सांप के चारों ओर की रेत हिलने लगी। देखते ही देखते
बेसबॉल के आकार की दर्जनों रेत की गेंदें जमीन से बाहर निकल आई। सांप की नारंगी आंखें चमक उठीं और वो रेत की सभी गेंदों को उल्का पिंडों की तरह विपिन की ओर फेंकने लगा। विपिन की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना किसी देरी के अपने नए स्किल टेम्पोरल वेलोसिटी को इस्तेमाल किया। जैसे ही स्किल सक्रिय हुआ, विपिन की आंखें में रेत की गेंदों की गति धीमी पड़ गई, मानो समय थम गया हो। विपिन ने अपनी स्थिति का तुरंत आकलन किया। रेत की सभी गेंदों का रास्ता अब उसके सामने बिल्कुल साफ था। उसने तुरंत तय कर लिया कि किन गेंदों को चकमा देना है और किन्हें अपने हमले से रोकना है। रेत की गेंदों के पास आते ही उसने अपनी गति धीमी किए बिना अपनी गति का प्रदर्शन किया। ज्यादातर गेंदों को वो आसानी से चकमा देकर पार कर गया, जबकि जो गेंदें सीधे उसे निशाना बना रही थी, उन्हें उसने अपनी मेघास्त्र तलवार से काट डाला। उसकी तलवार पर चमकती वायु का तत्व हर कट को घातक बना रहा था। जैसे ही विपिन सांप के करीब पहुंचने वाला था, अचानक उसके पैरों के नीचे से रेत का एक खंभा निकल आया। धड़ाम! रेत के खंभे ने उसे जमीन से 20 मीटर ऊपर आसमान में उछाल दिया। हिस! सांप ने गुस्से में फुफकारते हुए विपिन की ओर एक और रेत का भंवर फेंका। लानत है! विपिन ने भंवर को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत शैडो विंग्स का इस्तेमाल किया और आखिरी पल में भंवर को चकमा दे दिया। लेकिन भंवर ने उसके कंधे को छू लिया। उसके नरक कवच का वो हिस्सा जो C+ रैंक का था, एक ही पल में बिखर गया और उसके कंधे पर एक गहरा घाव उभर आया। विपिन ने दर्द को नजरअंदाज किया। उसने भंवर से बचने के लिए और गति बढ़ाई और अपने शैडो विंग्स का इस्तेमाल करते हुए रेत के सांप के ऊपर पहुंच गया। ऊपर से उसने सांप पर अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार पर अब तक जो हवा इकट्ठा हुई थी, वो एक तीखे हवा के ब्लेड में बदल गई, जो सांप की ओर तेजी से बढ़ा। हिस! सांप ने ब्लेड से आने वाले खतरे को भांप लिया। उसने तुरंत रेत की एक दीवार खड़ी की और वहां से दूर हटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सांप पलटने वाला था, उसने अपने सिर में भयानक दर्द महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खोपड़ी के अंदर सुइयां चुभो रहा हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हवा का ब्लेड उसकी रेत की दीवार को भेदता हुआ उसके सिर से जा टकराया। सांप के सिर से खून बह निकला। उसकी आंखें लाल हो गई और वो दर्द से बुरी तरह फुफकार उठा। विपिन ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने मानसिक दबाव स्किल को इस्तेमाल बंद किया और सीधा नीचे की ओर गोता लगाया। नीचे गिरते हुए उसने अपने शरीर को घुमाना शुरू किया। उसकी तलवार अब एक घातक ड्रिल की तरह सांप के सिर पर वार करने वाला था। सांप के सिर को ढकने वाले शेल उसकी तलवार के प्रहार से चकनाचूर हो गए। मेघास्त्र तलवार उसके सिर के अंदर गहराई तक धंस गई। अलविदा! विपिन ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल तलवार को ढकने वाली हवा तीखे ब्लेड में बदल गई, जो सांप के मस्तिष्क को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस सांप को मारने के बाद क्या विपिन को कोई कोर मिलेगा, ये नहीं, और कौन सा नया खतरा इंतजार कर रहा है विपिन का।